हम पढ़ रहे थे क्लास 8 चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे। हम फटाफट उसके आगे का पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के लिए हम ये याद करेंगे कि हम पहले पढ़े क्या हैं। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं कि क्या होता है, उन्हें हम माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद उन्हें जो क्लासीफाई किया गया 4 कैटेगरीज में, हम उस 4 मेजर ग्रुप के बारे में पढ़े, जिसमें हमारा बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और अलगा होता है। फिर उसके बाद हम वायरस पढ़े, वायरस का स्ट्रक्चर देखे, इमेज देखे कि वायरस हमारा किस तरह का दिखता है, हम उसे कैसे देखते हैं। अनएडेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, हम माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं उन्हें देखने के लिए। फिर उसके बाद हम पढ़े फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में, जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि राइजोबियम है जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। उसके बाद हम उसका कमर्शियल पर्पस देखे। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम कैसे कर्ड, ब्रेड या फिर पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उनका कमर्शियल पर्पस कैसे, कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, कैसे फर्मेंटेशन हम करते हैं, कैसे हम अल्कोहल प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद हम पढ़े एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का वर्क कैसे करता है, उसका प्रोसेस कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर जब एंटीबायोटिक्स जाता है तो वो कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है, उनसे फाइट करता है। फिर हम और भी कई सारे वैक्सीन्स के बारे में पढ़े कि हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए किस तरह के वैक्सीन्स लेते हैं और वो वैक्सीन्स वर्क कैसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़े सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, जो कि राइजोबियम बैक्टीरियम से होता है, जिसको कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी हम बोलते हैं। उसके बाद हम देखें कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए मददगार है। इन्वायरमेंट क्लीनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्हें बोला जाता है। और फिर हम पढ़े हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसको कि हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो हम पैथोजेंस के बारे में पढ़े और पैथोजेंस के कैरियर्स के बारे में पढ़े, जिसमें हम हाउसफ्लाई का देखें कि कैसे हाउसफ्लाई किसी भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन को कैरी करके हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। उसके साथ साथ हम पढ़े कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, जो कि पर्सन टू पर्सन या फिर किसी कैरियर के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसमिट होता है। तो हम ऐसे डिजीज़ के बारे में पढ़े। फिर हमारा एक टेबल आता है, जिस टेबल को हम ऑलरेडी पढ़ने के लिए बोल चुके थे। उसके बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो टीबी जो होता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों वायरस से होने वाली डिजीज़ है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या फिर किसी तरह का कॉन्टैक्ट या एयर और वाटर पोलियो के लिए। इन सारे डिज़ीज़ में, इन सारे डिज़ीज़ के अंदर जो हम प्रिवेंटिव मेजर है वो क्या लेते हैं, तो हम पेशेंट को एक कंप्लीट आइसोलेशन में रखते हैं और उन्हें वो वैक्सीनेशन देते हैं जो ज़रूरी होता है। उन्हें एक सुटेबल एज पे जब ये वैक्सीन दिलाया जाता है तो ये वैक्सीनेशन उन्हें दी जाती है। उसके बाद है हमारा कॉलेरा और टाइफाइड, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर और फूड। इसमें क्या करना रहता है, इसका प्रिवेंटिव मेजर है कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना होगा, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखना होगा। उसके बाद आपको फूड को प्रॉपरली कुक करके खाना और बॉयल वाटर ड्रिंक करना और साथ साथ वैक्सीनेशन, ये सारे इसके प्रिवेंटिव मेजर हैं। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए, जिसमें वायरस के द्वारा इन्फेक्ट होने वाला ये डिज़ीज़ है। ये वाटर की वजह से होता है। आपको बॉयल ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए और सुटेबल एज पे वैक्सीनेशन इसका करा लेना चाहिए। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है, जो कि मॉस्किटो हमारा कैरियर होता है। इसका मॉस्किटो की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो हम मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रेड करेंगे, ताकि मॉस्किटो के ब्रीडिंग को हम कंट्रोल कर सकें और हम आसपास अपने पानी को जमा नहीं होने देंगे। इस तरह हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेंगे ताकि हम इन डिजीज़ से बच सकें। अब यहाँ 2.1 टेबल में हमने ये पढ़ा कि वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं और उन्हें डिजीज़ देते हैं, फिर उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैरियर के थ्रू या फिर एयर, वाटर, फूड के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम इस टेबल के अंदर पढ़ें। हम अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिनसे एनिमल में डिजीज़ फैलता है, जिनकी वजह से जानवरों को बीमारियां होती हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमन को ही नहीं बल्कि एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है ह्यूमन में, जो कि
कैटल में भी होता है और ये एक बैक्टीरियम से होता है। बैक्टीरिया का सिंगुलर वर्ड है बैक्टीरियम और प्लूरल हो जाता है बैक्टीरिया। तो ये एक बैक्टीरियम से होने वाला डिजीज़ है। जब हम क्लास 7 के चैप्टर में पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसके अंदर हम वुल पढ़े थे और वुल के बारे में हम देखे थे कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड एक होता है जिसमें कि सॉटर्स डिजीज़ होता है, जिसको कि एंथ्रेक्स बोलते हैं, वो एक बैक्टीरियम से होता है। तो ये बहुत ही सीवियर डिजीज़ है, बहुत ही भयानक बीमारी है जो कि कैटल्स में भी होती है और ह्यूमन में भी होती है। फिर उसके बाद है फूट एंड माउथ डिजीज़ जो कि कैटल्स में होती है। ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट को भी डिजीज़ देते हैं, जैसे कि वीट, राइट, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, और ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें माइक्रोब्स का अफेक्ट हो माइक्रोब्स उन्हें अफेक्ट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रॉप का जो यील्ड है उसको कम कर देते हैं। हम टेबल 2.2 में देखेंगे कैसे कौन से माइक्रोब्स हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। उस यहाँ पे टेबल 2.1 में हम देख रहे हैं सबसे पहला जो प्लांट डिजीज़ है वो है सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। उसके बाद है रस्ट ऑफ वीट जो कि फंजाई से होने वाला डिजीज़ है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स। फिर है येलो वेन ऑफ मोजैक ऑफ भिंडी, जिसको कि ओकरा, भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं। ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स इस बीमारी को प्लांट टू प्लांट फैलाते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए प्लांट्स में कई सारे केमिकल्स का छिड़काव होता है जो कि इन माइक्रोब्स को किल करते हैं और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। तो बूझो हमें बताएगा कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है। बूझो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता है खाने पे और बहुत तरह के फूड स्टफ खा कर आता है। घर आते ही उसे बहुत बार वोमिटिंग होने लगता है और इतनी ज़्यादा उसका तबीयत बिगड़ जाता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी ये हालत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। अभी फूड पॉइजनिंग होता क्या होता है कि जब हम सड़े हुए या बेकार या बर्बाद हो चुके फूड को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा कर के हमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये जो पैथोजेंस हैं जो फूड को स्पॉइल कर रहे हैं, ये इस फूड पे टॉक्सिक सब्सटेंस को छोड़ते हैं जो कि फूड को पॉइजनस बनाता है और बहुत सारी बीमारियां देता है, यहाँ तक कि हम इसकी वजह से मर भी सकते हैं। तो इस तरह हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं वो अच्छा हो, स्पॉइल ना हो और उस पर किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट ना हो वहाँ पे। तो हम ऐसा कैसे करेंगे, हम इसके लिए देखेंगे कि फूड का प्रिजर्वेशन कैसे होता है। हम चैप्टर 1 में देखें कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसका प्रिजर्वेशन होता है साइलॉस में, और या फिर भंडार घर वगैरह के बारे में हम पढ़े। तो इस तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि फूड का प्रिजर्वेशन कैसे होता है। हम ब्रेड का सड़ना देखें या फिर बहुत सारे फूड्स जो है वो खट्टे हो जाते हैं, बैड स्मेल देने लगते हैं, टेस्ट उनका चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का केमिकल रिएक्शन होता है। वहाँ पे पैथोजेंस जो हैं वो उस फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं और स्पॉइल कर देते हैं। तो हम प्रिजर्व किस तरह करेंगे ताकि हमारा प्रॉपर वे में फूड रह सके, ताकि हम उसे कंज्यूम करें। तो केमिकल मेथड होता है फूड का, जैसे कि सॉल्ट और एडिबल्स ऑयल होते हैं कुछ सारे, जिनकी मदद से हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं। ये वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं उनको वहाँ पे ग्रो नहीं करने देते हैं। तो इस तरह हम किसी भी फूड को माइक्रोब्स के अटैक से बचा के रख सकते हैं। और भी है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो कि फूड के प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है। ये सारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। जैम और स्क्वैशेस में भी स्पॉइलेज ना लगे इसके लिए हम कई सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम प्रिजर्वेशन करते हैं कॉमन साल्ट से, जो हमारा नॉर्मल साल्ट है। तो उसको मीट और फिश को बहुत समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए हम इस साल्ट का
यूज़ करते हैं क्योंकि ये ड्राई साल्ट जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। साल्ट हम आंवला में भी यूज़ करते हैं। हम जो आंवला यूज़ करते हैं अचार वगैरह के लिए या फिर और भी कई सारी चीज़ों में, तो हम उसको घर पे देखते हैं कि उसको साल्ट में मिला करके रखा जाता है ताकि वो स्पॉयल ना हो। या फिर अचार लगता है तो हम ऑयल और नमक वगैरह का वहाँ यूज़ होते हुए देखते हैं। शुगर से भी प्रिजर्वेशन होता है, जैसे जैम और जेलीज होते हैं या फिर स्क्वैसेस होते हैं, उन्हें शुगर से प्रिजर्व किया जाता है। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है जैम का, जेली का, इन मॉइस्चर कंटेंट को शुगर रेड्यूस करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है और फूड स्पॉयल नहीं होता है। उसके बाद ऑयल और विनेगर, उसी तरह हम कई सारे वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। हम दूध को बार बार गर्म करते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि जो क्या है वहाँ पे हीट जो है हमारा वो फूड को स्पॉयल नहीं होने देता है। और उसी तरह रेफ्रिजरेटर में जब हम फूड रखते हैं तो वहाँ पे भी हमारा फूड स्पॉयल नहीं होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर जो है हमारा वो माइक्रोब्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पाश्चराइजेशन क्या होता है। पाश्चराइजेशन हम देखते हैं, पाश्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है। मिल्क पैकेट जब हम बाहर से परचेज़ करके लाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उस मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत ही उसे ठंडा कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मशीन द्वारा होती हैं, फैक्ट्रीज़ में होती हैं। वहाँ पे पाश्चराइजेशन होता है मिल्क का, और इस तरह वहाँ जो मिल्क में जो माइक्रोब्स के ग्रोथ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, और जो पैकेट मिल्क होता है वो स्पॉयल नहीं होता है। काफ़ी समय तक हम उसे उसी तरह स्टोर करके रख पाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चराइजेशन, और ये लुईस पाश्चर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये प्रोसेस डिस्कवर किया गया है। उसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। इस तरह से भी माइक्रोब्स के अटैक को रोका जा सकता है। हम कई सारे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल को आजकल सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स में पैक करके बेचते हैं, या फिर हम परचेज़ करते हैं तो हम इस तरह से पैकेट देखते हैं जो कि सील टाइट कंटेनर टाइप होता है या पैकेट फॉर्म में होता है। तो इस तरह वहाँ पे माइक्रोब्स के अटैक को रोका जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़े नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम ये बार बार टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरियम है उसके वजह से जो हमारा जो लेग्यूमिनस प्लांट में ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है रहता है, उसके रूट में रहता है, रूट नोड्यूल्स में। जो हमारे पल्स प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरियम रहता है, जैसे कि बी, पीज, इन सारे प्लांट्स में। और वहाँ वो रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम ये भी पढ़ चुके हैं जब हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़े कि वहाँ क्या करता है कि ये रूट को नाइट्रोजन देता है और रूट इसे फूड और शेल्टर देता है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को एयर से लेकर के इनसॉल्युबल नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके ये रूट को दे देता है। रूट वो प्लांट को पहुंचाता है और प्लांट उसको यूज़ करता है। लेकिन कई बार लाइटनिंग जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली होता है, उसकी मदद से भी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन का जो कंटेंट है, जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रह रहा है। चेंज घट भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो चलिए हम देखेंगे। नाइट्रोजन क्या होता है कि वो प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली उसे नहीं ले सकते। तो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन अलगा, वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को उठाते हैं और फिर उसको चेंज करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। फिर जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपाउंड में, तो ये प्लांट के द्वारा यूटिलाइज होता है, जो कि प्लांट सॉइल से लेता है रूट सिस्टम की मदद से। अब इस नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोटीन के सिंथेसिस में और अदर कंपाउंड के सिंथेसिस में। एनिमल क्या करते हैं, प्लांट पे निर्भर है अपने फूड के लिए, तो वैसे एनिमल जो प्लांट पे निर्भर है वो इस प्लांट को खा करके प्रोटीन और भी नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट से लेते हैं। उसके बाद क्या होता है
कि ये प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो उन पर उनके बॉडी पर उनके डेड फीकस पे उनके डेड बॉडीज़ पे बैक्टीरिया और फंजाई का अटैक होता है। फिर ये फंजाई और बैक्टीरिया वहाँ पे उस पर अपना एक्शन करते हैं और फिर वो उस जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म है, जो उनका फीकस है, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में और कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जो कि फिर से प्लांट द्वारा यूज़ हो जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी वहाँ पे होते हैं जो उन लेफ्ट पार्ट्स को, उनके कुछ पार्ट्स को नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट करते हैं और वो नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे क्या होता है, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रह जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, वो पूरी तरह कांस्टेंट रह जाता है। तो हम यहाँ पे फिगर 2.10 का नाइट्रोजन साइकिल देख रहे हैं। तो इस तरह हमारा नाइट्रोजन का कुछ फिक्सेशन होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सबसे पहले या तो लाइटनिंग से या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। अगर लाइटनिंग से होगा तो लाइटनिंग से डायरेक्ट वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्शन ऑफ बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। फिर जो हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ये प्लांट के द्वारा लिया जाता है और प्लांट को एनिमल खाते हैं, और एनिमल का जो वेस्ट होता है या फिर उनका एक्सक्रीशन होता है या फिर उनका डेथ हो जाता है तो वापस से वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में हो जाता है जो सॉइल में मिक्स होता है, और फिर उस सॉइल से बैक्टीरिया उस कंपाउंड को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो गैसियस नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला जाता है। तो इस तरह हमारे नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो बैलेंस्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल और हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो फटाफट आप इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए ताकि हम अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज कर सकें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें।